अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो बुनियादी तौर पे तो सवाल जवाब की वीडियो है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अपडेट्स ये हैं कि आज है 20 मार्च 2021 और गुज़िश्ता जो 24 घंटे हैं उसमें 3876 जो है वो कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, जो कंफर्म्ड केसेस होते हैं, और 42 बदकिस्मती से वो लोग हैं जो दुनिया से चले गए हैं कोरोना के 22। दोस्तों, आज के अखबारात में, यहाँ तक कि उर्दू के अखबारात में भी एक खबर शाया हुई है कि, और वो है फ्रांस के बारे में, कि फ्रांस ने अपने मुल्क में 55 साल से ज़ायद उम्र के जो लोगों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसको इजाज़त दी है, उससे नीचे नहीं इजाज़त दी। और उसमें डिटेल में बताया गया है कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है ब्लड क्लॉटिंग का इशू। अब कल जब ये EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो शाया हुई थी कि जो उसने एस्ट्राजेनेका के बारे में बताई है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये वो रिपोर्ट वो नहीं है जो बज़ाहिर नजर आती है, बल्कि इसके अंदर की असल बातें हैं जो मैंने आपको अपना वो जो छोटा चैनल मैंने बनाया हुआ है तो उसके ऊपर मैंने बताई थी और खुल के बताई थी। उसमें मैंने जिक्र किया था कि जो 55 साल से कम उम्र की खवातीन हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है एस्ट्राजेनेका। तो अगर ये वीडियो आप देखना भी चाहें तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोगों को वो खबर जो आज रिपोर्ट हो रही है वो कल मैंने डिटेल में बता दी थी। और वो खबर क्या थी कि जो जब आप यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की पूरी एस्ट्राजेनेका के ऊपर ये रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अगरचे वो ये कह रहा है कि जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, लेकिन जब आप उसको डिटेल में देखते हैं तो फिर पता चलता है कि 55 ईयर्स 55 साल से कम उम्र की जो खवातीन हैं एस्ट्राजेनेका उनके अंदर क्लॉटिंग ज्यादा करती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सबको खुदा ना खास्ता क्लॉटिंग हो जाएगी, लेकिन ज्यादा करती है। तो इसकी वो कहते थे कि तहकीक की जरूरत है। तो इसीलिए मैं पहले भी ये दावा करता था, मैं अभी भी ये दावा करता हूं कि उर्दू में जो कोरोना और कोरोना के अलावा भी जो बीमारियां, और आजकल कोरोना की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं, जो खबर आपको मैं दूंगा ये इस चैनल से या मेरे जो 2 छोटे चैनल है वहां से मिलेंगी, तो वो आपको पहले कोई नहीं देगा। तो मैं थोड़ा सा मुहतात होकर जरूर बात करता हूं, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप लोगों को असल बात का बताया जाए। इन शॉर्ट ये कि जो एस्ट्राजेनेका है उसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला मुझे नज़र आ रहा है, और इसके बारे में जो जो मज़ीद बातें भी सामने आती जाएंगी वो भी मैं आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा वक्त के साथ साथ। तो अभी शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और जो आपके अच्छे सवालात हैं, जो वो सवाल हैं जो डिज़र्व करते हैं कि उनका जवाब दिया जाए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो, तो चलें उन सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। आज का जो दोस्तों पहला सवाल है वो है अंजम रूफ़ी साहब की तरफ से, और वो सवाल कुछ ऐसे है कि एस्ट्राजेनेका तो काफ़ी मुल्कों ने बैन कर दी है, उनका खून जैम करके लोग मर रहे हैं। जी अंजुम रूफी, बिल्कुल आपका यही कहना है कि दुनिया को बड़ी कंसर्न है इस बात से कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो वैक्सीन लोगों में, खासतौर पे 55 साल से जो कम उम्र की खवातीन हैं उनके अंदर 2 किस्म की क्लॉटिंग कर रही है। एक ये क्लॉटिंग जिसको हम कहते हैं कि ये DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, कि उनकी जो खून की नालियां हैं पूरे जिस्म की, उनके अंदर छोटे छोटे क्लॉट पैदा होते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और फिर ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी खून पतला हो जाता है। और दूसरा है सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, के जो हमारा ब्रेन होता है उसकी वो खून की नालियां जो वहां से खून को लेकर दिल की तरफ चलती हैं तो वहां पे भी ये क्लॉट करती है, तो उससे भी प्रॉब्लम बनते हैं। ये जो मैंने कल भी एक अपनी वीडियो में बड़ी डिटेल में ये बात की थी कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब से बरतानिया की ये जो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी का पूरा एक वो था ग्रुप जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था चिंपैंजी का वायरस, और जिसके सिलेक्ट करने की वजह ये थी कि उनके पास उस वक्त फंड्स की कमी थी, तो उन्होंने सोचा कि 2014 में जो उन्होंने इबोला पे काम किया था तो उसमें चिंपैंजी का जो वायरस था, अडीनो वायरस जो जुकाम करता है चिंपैंजी में, उसको इस्तेमाल किया था एज ए वेक्टर। तो अगरचे अप्रैल में बाद में एस्ट्राजेनेका इसके साथ आके मिली और इसको फंड किया है, उसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी फंड किया है, लेकिन ये जो फैसला है शायद ये प्रॉब्लम बन रहा है कि जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो इंसानों का है, खासतौर पर कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम है वो ठीक रिएक्ट नहीं करता इस वैक्सीन के खिलाफ। तो खुशकिस्मती से पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुई, बल्कि आई ही नहीं, और अगर आती भी तो मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, क्योंकि मैंने एक सर्वे करवाया था कि अगर पाकिस्तान को इंडिया से लेनी पड़ती है वैक्सीन और इंडिया ऑफर करता है तो हम आपका क्या ख्याल है। तो अक्सर पाकिस्तानियों ने इस बात को वैसे ही नापसंद किया था। तो हमारे पास तो या चाइना की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है साइनोफार्म की, या मजीद आएगी या इसी हफ्ते में कैनसाइनो की, और स्पुतनिक V जो है वो भी एक प्राइवेट कंपनी ले है ये 50,000 डोजेज कराची में।
तो जहां तक एस्ट्राजेनेका पे आपका ये कमेंट है, ये बड़ा ज़बरदस्त कमेंट है और आज से शायद हफ्ता 2 हफ्ता पहले हमें इन बातों का नहीं पता था, लेकिन अगर आप में से कुछ दोस्त कुछ इंटरेस्टेड हों तो वो जब ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की ये जो वैक्सीन है जिसको चैडॉक्स 1 हम कहते हैं, इसके जो फेज 3 के ट्रायल का अनाउंसमेंट हुई थी इंटरम एनालिसिस की जो कहते हैं, तो वो की थी जो एस्ट्राजेनेका का जो सीईओ, तो आप उसकी छोटा सा एक क्लिप है कुछ सेकंड्स का, अगर आप उसको सुने गौर से तो आपको लगता है कि ये शख्स जो बात कर रहा है शायद वो हकीकत नहीं है, क्योंकि वो कंसर्न लुक के साथ एक अच्छी खबर सुना रहा था। तो उसी वक्त से हम लोगों को हुआ था कि हमने नज़र रखनी है कि शायद एस्ट्राजेनेका में कोई प्रॉब्लम है, और ख़ासतौर पर जब उन्होंने इंटरम एनालिसिस का अनाउंस करते हुए ये बताया था कि 3000 लोगों को बरतानिया में फेज 3 के ट्रायल में गलती से हाफ डोज दे दी गई थी और सेकेंड डोज फुल दी गई थी। तो उसी वक्त थोड़ा सा हमें गड़बड़ लगी थी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर इतना बड़ा ट्रायल, इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी, अगर वो ये ट्रायल करते हुए एक गलती कर बैठती है, इतनी खौफनाक गलती, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे फ्लॉज हैं, गलतियां हैं। तो बिल्कुल अंजुम साहब आपका कहना ठीक है कि जो एस्ट्राजेनेका है वो काफ़ी मुल्कों में बैन होने की तरफ जा रही है, ख़ास तौर पे कुछ ख़ास एज कैटेगरीज में। अगला जो सवाल है वो है मोहम्मद याकूब साहब की तरफ से, और उन्होंने मोहम्मद अयूब साहब की तरफ से, और उन्होंने सवाल पूछा है कि प्लीज़ टॉक अबाउट द पेसमेकर। आई वॉज इम्प्लांटेड अ पेसमेकर ऑन 20th August 2019. विल दिस रिमूव द प्रॉब्लम एंड द डिवाइस कैन बी रिमूव्ड। ये मोहम्मद अयूब साहब ने जो सवाल पूछा है, ये मैंने क्रॉनिक हार्ट फेलियर पे एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर उनका क्वेश्चन है। देखें मोहम्मद अयूब साहब, जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें हम पेसमेकर भी लगाते हैं, या एक ICD होता है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। और क्योंकि देखें ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं होता दवाइयों और ट्रांसप्लांट के अलावा कि आपका जो हार्ट है वो चल सके, तो अगर आपने पेसमेकर लगवाया हुआ है तो वो आपके फायदे की चीज़ है। पेसमेकर कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, जिसमें 8 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो ये जो पेसमेकर होते हैं फिर बाज़ औक़ात इनको चेंज करना पड़ता है। और ये हम देखते रहते हैं कि बाज़ औक़ात पेसमेकर जो है वो काम करना छोड़ दे तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, अगर ये साबित हो जाए कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उसको फिर चेंज करना पड़ता है। जहाँ तक है रिमूव करने की बात, अगर आपका हार्ट फेलियर का इशू, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन एकोकार्डियोग्राफी पे कम है तो फिलहाल इसको नहीं रिमूव करना चाहिए, और बल्कि अगर आपको ICD इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है या अकेला पेसमेकर है तो आपके फायदे की चीज़ है। और जहां तक आपने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाने का, अयूब साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वक्त 3 चैनल हैं। एक ये जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, एक मैंने डेडिकेट किया है हार्ट से रिलेटेड, जो हार्ट के इश्यूज के ऊपर भी है, जो मेरा बैकअप चैनल भी होगा, क्योंकि जो मेरा तीसरा चैनल है वो मैं दे चुका हूँ, डेडिकेट कर चुका हूँ 2 बच्चों को, जो मेरे दोस्त के बच्चे हैं, वो दोस्त अब दुनिया में नहीं रहा, तो ये जो वो चैनल है वो 100% उनकी तालीम को फाइनेंस करता है। तो मैं इसलिए कोशिश करूंगा कि मेरा जो बैकअप चैनल है जो मैंने नया बनाया कार्डियोलॉजी ऑफिशियल के नाम से, तो उसके ऊपर मैं दिल से मुतालिक 100% अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में। तो उनमें से एक वीडियो होगी आपके एक सवाल पे जो पेसमेकर पे है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ चैनल का, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में हार्ट के सारे इशू से रिलेटेड वीडियोस आपके ऊपर उसके ऊपर आपको ज़रूर नजर आएंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नियोम की तरफ से, और उनका ये कहना है कि मेरी एक वीडियो थी कि क्या फाइजर वैक्सीन का एक टीका ही काफ़ी है। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आर यू अ फार्मा इंडस्ट्री स्पोक्स पर्सन, डू यू डू योर होमवर्क, UK गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑन द फाइजर वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन। तो एक तो ये कि मेरा जाहिर है कि फार्मा इंडस्ट्री से तो 1% भी ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ और ख़ास तौर पे मैं 10 साल से जो है ICU में मैंने काम किया है। तो वजह क्या बनी थी कि इतना अग्रेसिवली वीडियोस बनाने की, और हालांकि कुछ चैनल्स पे, पाकिस्तानी चैनल्स पे बड़ा मजाक भी उड़ाया जाता था, वो शायद मुझे वैक्सीन के हवाले से बड़ा मजाक उड़ाते थे कि जब मैं उस वक्त में वैक्सीन की बात करता था जब अभी वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने जो ICU में काम करते हुए, या वो तमाम दोस्त डॉक्टर जो ICU में जॉब करते हैं, उन्होंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में इतनी डेथ्स देखी हों कम वक्त में जो हम लोगों ने कोरोना की वजह से देखी हैं। यानी जब मैं लास्ट अपनी जॉब कर रहा था एक ICU में, तो एक तो मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, कोरोना से लुटते हुए देखा कि किस तरह इन लोगों को लूटा गया, ये चाहे प्राइवेट में गए और गवर्नमेंट में गए तो इनको पूछा नहीं गया। तो
ये सारी सूरत हाल को देखते हुए फिर मैंने फैसला किया था कि इन लोगों को, यानी पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूं, वो लोग जो उर्दू समझते हैं, तो मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन किया था, मैंने ये सोच समझ के फैसला किया था कि मुझे कोशिश करनी है इन लोगों को आईसीयू में पहुंचने से रोकने से पहले तक जो मैं इनको इन्फॉर्म कर सकता हूं, नॉलेज दे सकता हूं। क्योंकि दो चीजों की मुझे समझ आई थी कि इनमें से मेजॉरिटी अगर आईसीयू में आते हैं तो फिर तो चांसेस कम है कि सर्वाइव करने के। एक तो बताया जाए कि आपने कैसे बचना है इस वायरस से, और दूसरा ये इंपॉर्टेंस शो की जाए, ये बताया जाए कि वैक्सीनेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक आपने फाइजर की बात की, मैं अगर आपसे एक बात करूं नियोम, कि आपने जो मैसेज किया है अभी, ये जिस मोबाइल से आपने किया है वो स्मार्टफोन है, 100% बात है कि वो स्मार्टफोन है। अगर मैं दोस्त आपसे कहूं कि आप 3310 नोकिया का एक मोबाइल होता था कि आप वो इस्तेमाल करें, आप कभी भी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये बेहतरीन है, ये इसके ये फायदे, आप मुझे 101 फायदे बताएंगे। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें फाइजर जो है वो और मॉडर्ना जो है वो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी है, वो एक लेटेस्ट चीज है, वो इतनी जबरदस्त चीज है कि फाइजर तो एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन इसको बनाने वाली फाइजर की जो वैक्सीन है BNT162b2, इसको बनाने वाली जो ओरिजिनली जिसने बनाया वो कंपनी तो जर्मनी की है, और बायो एंड टेक उसका नाम है। तो उसका जो मालिक है मियां बीवी, जो तुर्कियन नस्ल हैं, तो उनको कल के ही अखबारों में ये रिपोर्ट हुआ है, और आप DW जो है आप उस न्यूज़पेपर से या कहीं से भी पढ़ सकते हैं कि उनको, उन मियां बीवी को जर्मनी का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, नाइटहुड जो भी उसको वो कहते हैं। तो ये इतना बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, लेटेस्ट काम हुआ है ये वैक्सीनोलॉजी में। लेकिन जब मैं उस चीज की तारीफ करूंगा, मुझे ये पता है कि कितना फायदा दे रही है लोगों को और दुनिया में कितनी जानें बचाएगी इंशाल्लाह ये वैक्सीन, यानी फाइजर, मॉडर्ना और जो भी बाकी हैं। तो उस पर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं फार्मा इंडस्ट्री का हूं। फार्मा इंडस्ट्री का तो मुझे पता है कि वो कैसे लोग हैं, अच्छे बुरे सारे होते हैं उसमें, लेकिन मैं फार्मा इंडस्ट्री का ना स्पोक्स पर्सन हूं। मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं पाकिस्तानियों का भला चाहता हूं। मैं बहुत सारे दूसरे लोगों की निस्बत क्योंकि बेहतर चीजें जानता हूं काम करने की वजह से, 15 साल मेडिकल फील्ड में काम करने की वजह से और 10 साल आईसीयू में काम करने की वजह से, और मैं फर्स्ट हैंड आई विटनेस हूं उन तमाम प्रॉब्लम्स का जो कोरोना की वजह से हमें फेस करने पड़े हैं। और यही वो रीजन है कि मैंने सेकेंड डोज लगवाने के बाद भी आप लोगों को बताई थी एक बात कि मैं 2 हफ्ते के बाद फील्ड में वो तमाम कमिटमेंट्स जो मैंने रोकी हुई थी वो मैं दोबारा उनमें जाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे कोलीग्स जो हैं जिनको मैं पर्सनली जानता था वो कोरोना की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। इसलिए दोस्त आपका ये जो कहना है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक नॉलेज है जो मैं पहले भी कोशिश करता रहा हूं और करता रहा हूं और आगे भी कोशिश करता रहूंगा। और पाकिस्तानियों की अगर कोई मदद हो सकती है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके हो सकती है। अगर मैं भी बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह नॉर्मली चलूंगा तो मैं किसी भी तरह से इन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, जो मेरा मेन मकसद है। उसके बाद साथ ही उन्होंने 4 मार्च 2021 की एक वीकली रिपोर्ट उन्होंने साथ इस मैसेज में लगाई है कि जिसमें साइड इफेक्ट्स दिखाए गए हैं फाइजर के, जो कि मुख्तलिफ यानी कि हैं साइड इफेक्ट्स। मैं उनसे यही बात कहूँगा कि अगर आप इस वक्त कंपैरेटिवली देखें, आपने जैसे पाकिस्तान में भी वैक्सीन जो है साइनोफार्म की लग रही है। जब मुझे पहली डोज लगी है तो मेरी कुछ फीलिंग्स थी, फिर सेकंड जो लगी है उसके बाद मुझे कुछ हुए, मतलब मुझे अगर फ़र्ज़ करें कोई, मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे कुछ हेडेक हुआ, मुझे जिस्म में दर्द हुआ, मेरे पाँव में दर्द हुआ, मुझे डिजी फील हुआ, मुझे फटीग फील हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद वो चीज़ ठीक हो गई। तो 2 किस्म के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एक होते हैं जो जानलेवा और एक वो होते हैं कि जो विद इन सम टाइम वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन आपके जाके इम्यून सिस्टम के साथ उसको स्टिमुलेट करती है। तो आपकी मेजॉरिटी जो आपने बताए हैं वो साइड इफेक्ट हैं जो ठीक होने वाले हैं, जो अमूमी तौर पे लोगों को होते हैं। लेकिन उसके बाद ये कि जहां तक डेथ का होता है, डेथ को सिर्फ ये हमने देखना होता है कि क्या वैक्सीन ने डायरेक्टली कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो वजह बनी है, या फर्ज करें कि 50,000 लोगों को वैक्सीन लगती है और 50,000 वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगती, और 2 हफ्तों में देखते हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी उनमें फालिज कितनों को हुआ, उनमें से डेथ्स कितनों की हुई, उनमें से हार्ट अटैक कितनों को हुआ, और साथ ही फिर ये देखते हैं कि वैक्सीन लगने वाले ग्रुप में से कितनों को यही कुछ हुआ। और अगर आपको ये लगता है कि वैक्सीन लगने वालों और नॉन लगने वालों में ये चीजें एक ही प्रोपोर्शन से हुई हैं, तो इनका वैक्सीन से ताल्लुक नहीं होता, इनका ताल्लुक होता है, ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि अगर फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, साइनोफार्म, कैनसाइनो, इनके बारे में कभी भी कोई ऐसा खुदा न खासा एडवर्स इफेक्ट आता है जो आउट ऑफ द वे हो या जो इतना खास हो कि लोगों को वो महसूस हो, जैसे एस्ट्राजेनेका की क्लॉटिंग का हुआ है,
पहले थोड़ा शोर उठा, फिर इस पर इन्वेस्टिगेट हुआ, फिर कुछ चीज़ों का पता चला। तो इसी तरह मैं आपको कहूँगा कि जो फाइजर के से रिलेटेड हुआ था नॉर्वे में वाकया, लेकिन उसके बाद आपने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे कोई इशू हुआ, और नॉर्वे में अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त ये जो आपने शेयर किए ये अच्छी चीज़ें हैं और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आपने ये देखना है कि सोल्यूशन क्या है इस पेंडेमिक से निकलने का। आज भी पाकिस्तान में 3,876 यानी 76 जो लोग हैं उनको इन्फेक्शन हुई है। आज भी पाकिस्तान में 42 लोग जो अपनी जानों से गए हैं, लेकिन आज वैक्सीन पाकिस्तान में जितने लोगों को लगी है उनमें से कितनों को साइड इफेक्ट आए हैं। तो आपने ये सारी चीज़ों को पे भी ध्यान देना है। मोहम्मद खान साहब का एक सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि जो साइनोफार्म की दोनों डोजेज हैं क्या उनकी कॉम्पोजिशन और डोजेज एक ही है? बिल्कुल मोहम्मद खान साहब, जो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, साइनोफार्म हो, स्पुतनिक वी हो, इन दोनों में एक ही कंपोजिशन है, एक ही डोजेज है। हाँ, आने वाले दिनों में दुनिया में एक बहस हो रही है कि अगर एक वैक्सीन एक कंपनी की लग जाए और दूसरी वैक्सीन किसी दूसरी कंपनी की लग जाए तो खास तौर पे जितनी भी अडीनो वायरस वाली वैक्सीन हैं, तो ये भी बहस चल रही है कि वो शायद ज़्यादा फायदे की हो। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो अडीनो वायरस होता है, अगरचे उसको तब्दील किया होता है कि वो हमारे अंदर जाके तकसीम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकता है। तो सोचा ये जा सकता है कि अगर एक दफ़ा एक अडीनो वायरस वाली वैक्सीन लगाई जाए और दूसरी दफ़ा दूसरी लगाई जाए तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इम्यून रिस्पॉन्स आएगा बनिस्बत उस वैक्सीन के जो एक ही किस्म का अडीनो वायरस इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे साइनोफार्म या एस्ट्राजेनेका या कोई भी ऐसी है। तो आपके सवाल का यही जवाब है, दोनों की कॉम्पोजिशन और डोजेज सेम है। आज का जो आखिरी सवाल है वो है सैन लिलियन 47 की तरफ से। उनका ये कहना है कि डॉक्टर अफजल, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, हाइपोथायरॉयडिज्म, BP patient, I am asthmatic, plenty of allergies, on wheelchair, movement, sitting are only I can go to the toilet, taking medicine for the all the ailments, I have got a weight of 200 kg on wheelchair. So उन्होंने जिस वीडियो पे ये कमेंट किया है वो था कि मैंने बुजुर्गों के बारे में बनाई थी, जो आपने ये पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। एलर्जीज के अलावा बाकी तो ये सारी फिट होती है उस चीज़ के अंदर कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन अगर आपको कभी किसी वैक्सीनेशन से एलर्जी हुई है, आपको एग एलर्जी है, आपको मेडिसिन से एलर्जीज है, तो आपने ये बात जरूर बतानी है उस अमले को कि जो आपको वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपको इन चीजों से तो एलर्जी नहीं है, लेकिन आपको आम कोई एलर्जिक अस्थमा है, जैसे आपने अस्थमा का भी जिक्र किया, तो उस सूरत में आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ सवालात और ये थे कुछ जवाबात। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपडेट भी बनाता रहूं वीडियोस, और उसके अलावा जो सवालों जो आपका सिलसिला है ये भी जारी रखूं। जो कार्डिक पेशेंट से मुतालिक मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ हैं या कोविड से रिलेटेड भी हैं, तो वो अपने जो मेरा दूसरा कार्डियोलॉजी वाला चैनल है तो उस पर भी बनाता रहूं। उस चैनल पे मुझे आप लोगों की ख़ास तौर पे इसलिए सपोर्ट चाहिए कि वो मेरा बैकअप चैनल होगा, क्योंकि अब जो बच्चों वाला चैनल है उसके ऊपर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो उनकी अमानत है मेरे पास। लेकिन जो मैं हमेशा से, जैसे आपको बताया कि बड़ा ट्रबल्ड किस्म का चैनल रहता है मेरा, तो अगर बड़ा बंद भी हो जाए तो बैकअप के लिए मेरे पास एक होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा दूसरा कार्डियोलॉजी ऑफिशियल वाला चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो मुझे आप उस पर जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम बनता है तो मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूं, ताकि आप दोस्तों के साथ ये किसी न किसी तरह से मेरा राब्ता रहे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।